हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। गाइस, आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 3। यूनिट 1 और यूनिट 2 के एमसीक्यूज ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। आई होप आप सब लोगों ने देख लिया होगा। यूनिट 3 का आप लोग वेट कर रहे थे। थोड़ा सा टाइम लगा इसको बनाने में बिकॉज बहुत सारी थ्योरीज हैं और थोड़ा सा लेंथी है ये। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। देखिए, जितनी भी थ्योरीज़ हैं उनको मैंने शुरू में थोड़ा सा ब्रशअप किया है ताकि आपको क्वेश्चंस को समझने में और निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाए। इसीलिए ब्रशअप करना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो डिटेल में नहीं करेंगे, बिल्कुल संक्षेप में करेंगे। तो ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला थ्योरी है थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी से ही पता लगता है कि ट्राई कर करके इंसान सीखता है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इनके बारे में एक बार थोड़ा एक एक लाइन अगर थोड़ा सा जान लेंगे ना कि कहाँ के थे, किधर के थे, क्योंकि बिकॉज यू नेवर नो कि किस तरह से क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है थॉर्नडाइक के बारे में आ जाए कि कहाँ से थे वो। ठीक है, तो ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। Thorndike has expanded his theory of trial and error on the basis of experimental studies on rats, cats, monkeys, chicken, fishes, etc. ठीक है, उन्होंने अपनी ट्रायल एंड थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी ऑन दी बेसिस ऑफ बहुत सारे एनिमल्स पे उन्होंने स्टडीज़ करी थी, रैट्स, कैट्स, मंकीज़। बट जो बहुत फेमस था, जो उनका एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो कैट्स के ऊपर हुआ था, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ही डिवाइज्ड अ क्लासिक एक्सपेरिमेंट इन विच ही यूज्ड पजल बॉक्स टू एम्पेरिकली टेस्ट द लॉज ऑफ लर्निंग। जितने भी ये साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरीज दी थी, इन सब ने अलग अलग एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे, मतलब जो फेमस हैं इनके। जैसे थॉर्नडाइक ने कैट पे किया था, तो आपको ये याद रखना है थॉर्नडाइक ने किस पे किया था। थॉर्नडाइक ने कैट पे किया था और उन्होंने एक पजल बॉक्स का यूज़ किया था। पजल बॉक्स के अंदर कैट को उन्होंने रख दिया था और कैट उस बॉक्स के बाहर एक फ़िश रख दी थी। ठीक है, तो कैट थी हंग्री, तो उस फिश को देख के उसको खाने के लिए, बाहर जाने के लिए वो यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने लगी। हाथ पैर मारने लगी तो अचानक से उसका हाथ पड़ गया लीवर पे पड़ गया, तो गेट खुल गया, वो बाहर जाके उसने फ़िश को खा लिया। तो इस तरह से उन्होंने थॉर्नडाइक ने ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी बार रिपीट किया। तो बार बार रिपीट कर करके जो कैट थी उसको वो परफेक्ट हो गई कि ये लीवर को खोलने से दरवाज़ा खुलता है। ठीक है, उसको समझ में आ गया कि मैं ये जस्ट लीवर को प्रेस करूँगी, दरवाज़ा खुल जाएगा, मैं बाहर जाऊँगी और फ़िश को खा लूँगी। ठीक है, तो ये था बहुत ही शॉर्ट में ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने जो लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे, प्राइमरी लॉज, सेकेंडरी लॉज, दो तरह के लॉज दिए थे, लेकिन हम अभी प्राइमरी लॉज के बारे में बात करेंगे, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। 3 लॉ थे प्राइमरी लॉज: लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या था कि जब तक कि आप तैयार ना हो तब तक आपको कोई सिखा नहीं सकता है। ठीक है, जब तक सामने वाला तैयार ना हो, बात सुनने को तैयार ही ना हो, तो आप उसको सुनाओगे कैसे, आप उसको समझाओगे कैसे। तो तैयार होना बहुत ज़रूरी है, रेडी होना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ रेडीनेस यही कहता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उन्होंने ये कहा था कि आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार एक्सरसाइज करोगे, प्रैक्टिस करते करते आप परफेक्ट हो जाओगे। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब वो काम करने के बाद आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वो काम को आप रिपीट करोगे, अच्छा नहीं लगा तो वो काम को आप रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, ये 3 प्राइमरी लॉज उन्होंने दिए थे। उसके बाद है पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग। पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, इवान डी पैवलोव इज़ द रशियन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, याद रखना है आपको, पैवलोव जो थे वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नॉन एज लर्निंग बाय कंडीशनिंग एंड कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। पैवलोव ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था और इनका एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुआ था। इन्होंने इनके 4 फैक्टर्स थे जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर, क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर: the natural unconditional stimulus, the unconditioned response, the conditioned stimulus, the conditioned response। अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि उन्होंने एक डॉग को एक चैम्बर के अंदर रख दिया था। ठीक है, और एक रूम के अंदर, एक साउंड प्रूफ रूम के अंदर उसको रख दिया था, और वो जब भी खाना लेकर आते थे तो डॉग खाने को देख के उसका सलाइवा एक्सक्रीट होता था। ठीक है, तो इसमें खाना जो क्या था, खाना है नेचुरल अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस आप बोल सकते हो, उसको नेचुरल स्टिमुलस भी बोलते हैं, कि खाने को देख के नेचुरली आपका सलाइवा आता है, तो वो है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। जो डॉग सलाइवा एक्सक्रीट कर रहा है वो है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, क्योंकि वो नेचुरल है।
ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि खाने से पहले एक बेल रिंग करना शुरू किया। जैसे ही बेल को रिंग करते थे उसके बाद खाना अंदर आ जाता था। तो बार बार ये रिपीट करने पे डॉग को ही समझ में आ गया कि जब भी बेल रिंग होती है तभी खाना आता है। ठीक है। तो जब बेल रिंग होने लगी तो बेल की आवाज़ सुनते ही डॉग क्या है, सलाइवा एक्सक्रीट करने लगा। ठीक है। अब इस केस में क्या हो गया, बेल जो है कंडीशनड स्टिमुलस है। बेल को हमने एसोसिएट कर दिया फूड के साथ। ठीक है, फूड के साथ एसोसिएट कर दिया, हमने उसको कंडीशन कर दिया कि बेल बजेगी तो फूड आएगा। और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है कि बेल की आवाज़ सुन के आपका सलाइवा एक्सक्रीट हो रहा है, वो है कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, वो नेचुरल नहीं है। ऐसे ही घंटी बजेगी तो डॉग का सलाइवा एक्सक्रीट नहीं होगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, घंटी की आवाज़ को फूड के साथ एसोसिएट कर रहा है कि उसको पता है कि घंटी बजी है तो फूड आएगा, इसीलिए सलाइवा एक्सक्रीट हो रहा है। समझ में आ गया? ये 4 फैक्टर्स थे इनके, शॉर्ट में बता रही हूँ, आई होप ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा है। उसके बाद है स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, स्किनर कौन थे? ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस through which the strength of a behavior is modified by reinforcement और punishment। उन्होंने 2 ही मेन चीज़ दी थी जो आपको याद रखना है स्किनर के केस में, reinforcement और punishment। ठीक है, अगर तो कुछ काम करने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपको प्रेज मिलता है, आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है, तो आप उस काम को करोगे क्योंकि आपके अंदर अच्छी फीलिंग आ रही है वो काम को करने के बाद। और अगर कुछ काम करने के बाद आपके अंदर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है तो आप उस काम को नहीं करोगे। 2 ही चीज़ें हैं, रीइंफोर्समेंट है या फिर पनिशमेंट है। स्किनर क्रिएटेड हिज ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर, और वी ऑल्सो कॉल इट स्किनर बॉक्स, एंड कैप्ट अ हंगरी रैट इन इट। रैट एक्सीडेंटली प्रेसेस अ लीवर बाय विच फूड इज रिलीज। इस केस में क्या है, रैट जो है पहले रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, स्टिमुलस नहीं आ रहा है, फूड हम उसको नहीं दिखा रहे हैं पहले। बाकी सब केसेस में क्या है, हमने उसको फूड दिया है। इस केस में हम उसको फूड नहीं दे रहे हैं, रैट को एक चैम्बर में बंद कर दिया है और उसके बाद रैट एक्सीडेंटली वो लीवर को दबाता है। लीवर को दबाने के बाद उसके पास फूड आता है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया कि उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, फूड से उसको मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं ये लीवर दबाऊंगा मुझको फूड मिलेगा। तो फिर वो हैप्पी होके फिर दोबारा अगर उस केस में जाता है तो दोबारा वो लीवर दबाता है क्योंकि उसको पता है उसको फूड मिलेगा वो लीवर को प्रेस करने से। ठीक है, तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर ने, और 2 ही मेन चीज़ें दी थी, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में अगर आपको डिटेल में देना है ना, मैं नीचे देखना है, मैं नीचे लिंक्स दे दूँगी, आप डिटेल में, मैंने सारी अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं हर थ्योरी को लेकर, आप डिटेल में देख सकते हैं। सारा एक्सपेरिमेंट मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि MCQs करना है, तो उससे पहले एक बार ब्रशअप कर लें तो ईजी रहेगा MCQs करने में। कॉलर ने क्या दिया था, कॉलर, इंसाइट और जेस्टॉल्ट थ्योरी। कॉलर की कौन सी थी, इंसाइट और जेस्टॉल्ट थ्योरी। Wolfgang Kohler, psychologist and philosopher, was one of the founders of Gestalt School of Psychology. ठीक है, he was the founder of Gestalt School of Psychology. On the basis of his, उन्होंने ज़्यादातर मंकी और एप्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे और उस बेसिस पे उन्होंने इंसाइट लर्निंग थ्योरी दी थी। Kohler observed that an organism perceives the situation in totality and finds a solution to the problem all of a sudden. उनका कहना था कि जो इंसान के अंदर, जैसे उन्होंने एप्स के ऊपर किया था कि आपके अंदर सडन एक कोई आपके इंसाइट के अंदर से एक सोल्यूशन आता है, एक आइडिया स्ट्राइक करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बैठे होते हैं, अचानक से एक आइडिया स्ट्राइक कर जाता है तो हमें हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। तो वो यही कहते थे कि हमारे अंदर से एक इंसाइट लर्निंग है, इंसाइट हमारे अंदर से एक सडन आइडियाज़ आते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, जिसके बेसिस पे हम सोल्यूशंस निकाल लेते हैं। कोलर इन हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कैप्ट अ चिंपैंजी, जिसका नाम सुल्तान था, बहुत फेमस है ये सुल्तान, हंग्री फॉर सम टाइम एंड देन लॉक्ड हिम इन अ लार्ज केज। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट भी आपने पढ़ा होगा। एक चिंपैंजी को उन्होंने एक बॉक्स के अंदर रख दिया था और केज के अंदर रख दिया था, और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने टॉप ऑफ द केज बनानास को टांग दिया था। तो फिर और उस बॉक्स के अंदर, उस केज के अंदर उन्होंने 2 बॉक्सेस रख दिए थे। तो फिर चिंपैंजी ने क्या किया, उसकी हाइट इतनी नहीं थी कि वो बनानास तक पहुंच सके, तो उसको आइडिया स्ट्राइक किया कि मैं ये बॉक्स रखूँ, बॉक्स के ऊपर चढ़ूँ और फिर मैं बनानास को कैच करूँ। फिर उन्होंने थोड़ा और हाइट पे कर दिया था और 2 बॉक्सेस रख दिए थे, और फिर चिंपैंजी को स्ट्राइक किया कि मैं एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखूँ और फिर मैं चढ़ूँ तो और फिर मैं बनानास लूँ। ठीक
ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बाहर रख दिए थे बनानास और अंदर स्टिक रख दी थी। तो फिर चिंपांजी को आइडिया स्ट्राइक किया था कि मैं इस स्टिक से वो बनानास अपने पास ला सकूं। ठीक है, ये कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि उसको स्ट्राइक किया आइडिया उस बॉक्स को देख के या उस स्टिक को देख के कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, ये थी कॉलर की इनसाइट थ्योरी। लास्ट है ये ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ब्रूनर वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स मैच्योर विद एज। इनका ये कहना था बच्चा बड़ा होगा तो अपने आप सीख जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, बड़ा होगा तो अपने आप समझ आ जाएगी, अपने आप सीख जाएगा। तो वो भी यही कहते थे कि जब मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी के साथ साथ आपको समझ आएगी और आपकी नॉलेज अपने आप बढ़ जाएगी। Brunner concentrates more on how knowledge is represented and organized as the child develops। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो नॉलेज को कैसे ऑर्गेनाइज करता है और कैसे रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिए थे जो आपको याद रखने हैं। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो एक्शन बेस्ड है, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन जो इमेज बेस्ड है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो लैंग्वेज बेस्ड है। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक्शन बेस्ड है। जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, 1 साल तक, 0 से 1 साल तक बेसिकली सिर्फ, तो वो सिर्फ एक्शंस पे उसकी मेमोरी चलती है। एक बहुत ही फेमस इसका एक एग्जांपल रहता है कि बच्चे के हाथ में हम रटल पकड़ा देते हैं और वो जब उसको शेक करते हैं उसका हैंड, तो वो छन छन की आवाज़ आती है। फिर रटल उसके हाथ से गिर भी जाते हैं तब भी वो हैंड को ऐसे शेक करता रहता है, उसे लगता है कि छन छन की आवाज़ आएगी। ठीक है, वो जो एक्शन बेस्ड है वो उसके मेमोरी में रहते हैं एक्शंस। इमेज बेस्ड है, आइकॉनिक, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो इमेजेस को देख कर याद करने लगता है कि हाँ ये एप्पल है, ये कार है, तो इमेजेस उसके दिमाग में बनने लगती हैं। और उसके बाद 2 साल से ऊपर फिर बच्चे की लैंग्वेज बनने लगती है। ठीक है, 2 या 3 साल से ऊपर लैंग्वेज बच्चे को आने लगती है, तो वो फिर लैंग्वेज के बेस पे सीखने लगता है। ठीक है, ये उन्होंने कुछ मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिए थे जिसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब फाइनली हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन। ठीक है, चिल्ड्रन कब सीखते हैं इफेक्टिवली? व्हेन द टीचर फुली कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लास इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन। They memorize facts given in the textbook. They copy answers written by the teacher on the blackboard. They actively participate in different activities and the tasks. ठीक है, जब तक कि बच्चे खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी चीज़ में तो वो अच्छे से इन्वॉल्व होकर नहीं सीख पाएंगे। इफेक्टिवली तभी लर्निंग होती है जब बच्चे खुद से पार्टिसिपेट करते हैं। तो 4th इसका सही आंसर है। ठीक है, मेमोराइज करना या ब्लैक बोर्ड से सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेना वो सही तरीका नहीं है। ठीक है, a learning style is the type of material that an individual prefers to learn, a strategy used by an individual to integrate new knowledge with that which has already been acquired। देखिए, लर्निंग स्टाइल क्या है? एक स्ट्रेटजी है जो इंडिविजुअल, जो भी इंसान यूज़ करता है टू एक्वायर न्यू नॉलेज। ठीक है, टू इंटीग्रेट, टू एक्वायर न्यू नॉलेज, टू या फिर टू इंटीग्रेट न्यू नॉलेज विच विद दैट विच हैज़ ऑलरेडी बीन एक्वायर्ड। ठीक है, नई नॉलेज को एक्वायर करने के लिए जो भी स्ट्रेटजी अपनाता है वो है लर्निंग स्टाइल बेसिकली आपका। ठीक है, तो सेकंड इसका सही आंसर है। अ टीचर कैन एनहांस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड्स फॉर स्मॉल स्टेप्स इन लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, encouraging competition amongst her students, connecting the content to the lives of the students। जब तक कि हम उनकी लाइफ के साथ एसोसिएट करके अगर एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाएंगे ना तो इफेक्टिव लर्निंग हमेशा होगी। ठीक है, रिवॉर्ड्स देना ठीक है, लेकिन हर बार तो हम रिवॉर्ड नहीं दे सकते हैं ना। ड्रिल एंड प्रैक्टिस ठीक है, लेकिन इफेक्टिव, इसमें से अगर सही आंसर सबसे देखा जाए तो अगर हम बच्चों की लाइफ के साथ कनेक्ट करके कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उनको लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, तो 4th इसका सही आंसर है। Which of the following is not a key process through which meaningful learning occurs? देखो, मेमोराइजेशन मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, मेमोराइजेशन कभी भी एक सही तरीका नहीं है, रट्टाफिकेशन कभी भी सही तरीका नहीं है। तो ये कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं कि आप आँख बंद करके इन पर टिक लगा सकते हैं। नॉट अ की प्रोसेस लिखा है तो मेमोराइजेशन एंड रिकॉल है, दिस इज़ नॉट अ की प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट इसका सही आंसर है। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट स्कूल डैश प्लेज नो रोल इन लर्निंग। बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं? बिहेवियरिस्ट ये कहते हैं कि
आपका हेरिडिटी का कोई रोल नहीं रहता है। बच्चा अपने एनवायरनमेंट से, अपनी लर्निंग से, अपने एक्सपीरियंस से, या फिर हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, हम उसको चीज़ें सिखा सकते हैं बाय लर्निंग, बाय प्रैक्टिस, बाय एक्सपीरियंस। उन सब चीज़ों से हम लर्निंग कर सकते हैं। हेरिडिटी का इसमें कोई रोल नहीं है अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट। ठीक है। थॉर्नडाइक डिवेल्प द, अभी मैंने आपको बताया, थॉर्नडाइक डिवेल्प द लॉ ऑफ एफर्ट, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ एफ्यूजन या फिर लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक ने क्या डेवलप किया था? लॉ ऑफ इफेक्ट। उसके प्राइमरी लॉज में है लॉ ऑफ इफेक्ट। इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी। देखिए, मिस्टेक से अगर इंसान लर्न कर रहा है तो वो क्या होगी कि आपने मिस्टेक किया, फिर दोबारा ट्राई किया, मिस्टेक हुआ, दोबारा ट्राई किया, तो ट्रायल एंड एरर मेथड इसका सही आंसर है। ठीक है। What did Thorndike use to study learning? थॉर्नडाइक ने क्या यूज़ किया था? रेडियल मेजेस, क्लासिकल कंडीशनिंग, पजल बॉक्सेस। तो पजल बॉक्सेस, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्या यूज़ किया था? पजल बॉक्सेस। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? कैट्स पे। हाँ, तो इस तरह के जो फेमस एक्सपेरिमेंट है वो कैट पे किया था। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए थोड़ा, आप एक दो बार पढ़ेंगे ना आपको याद हो जाएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? पावलोव ने। ठीक है। अभी अभी मैंने आपको इसीलिए ब्रशअप करवाया कि ये इजी हो जाए क्वेश्चन समझने में आपको। इन क्लासिकल कंडीशनिंग यूएस स्टैंड्स फॉर, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दी थी कंडीशनिंग का मॉडल, तो उन्होंने क्या कहा था? यूएस स्टैंड फॉर व्हाट? मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए थे, उसमें क्या था? अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? नेचुरल स्टिमुलस जो है आपका यूएस, उसको हम यूएस से भी डिनोट कर देते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस। यूआर और सीआर क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अनकंडीशनल स्टिमुलस था यूएस के केस में, यूआर क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और कंडीशनल रिस्पॉन्स। अच्छा, ये क्या कह रहा है? इन क्लासिकल कंडीशनिंग यू आर एंड सी आर ऑपोजिट बिहेवियर, सेम बिहेवियर, रिजल्ट ऑफ एक्सटेंशन, सेम स्टिमुलस। यू आर और सी आर क्या है? ठीक है, यू आर और सी आर क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब ये उसके एक्सपेरिमेंट में अगर हम देख ले तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया था अनकंडीशनल स्टिमुलस से। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? फूड है आपका, जो नेचुरल स्टिमुलस है। फूड को देख के आपका सलाइवा एक्सक्रीट हो रहा है, डॉग का सलाइवा एक्सक्रीट हो रहा है, तो वो क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। ठीक है। उसके बाद घंटे की आवाज़ सुन के, घंटे क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस है। घंटे की आवाज़ सुन के डॉग का सलाइवा एक्सक्रीट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? कंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो दोनों ही केस में जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? जो डॉग का सलाइवा एक्सक्रीट हो रहा है वो रिस्पॉन्स है, एक बार फूड को देख के, एक बार घंटी को सुन के। तो दोनों ही केस में बिहेवियर तो सेम ही है ना, जो सलाइवा एक्सक्रीट हो रहा है दोनों ही केस में, तो सेम बिहेवियर है इसका आंसर। सेकेंड इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद क्लासिकल कंडीशनिंग? कौन कौन से हैं इसमें? अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स। आप 2-3 बार एक्सपेरिमेंट अगर आप पढ़ लेंगे ना, अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। शुरू में कोई अगर पहली बार पढ़ता है तो उसको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, अनकंडीशनल, कंडीशनल, कंडीशन, अनकंडीशन। 2-3 बार एक्सपेरिमेंट इत्मीनान से पढ़ लो बैठ के, या सुन लो, देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव है। विच ऑफ दीज इज एन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स? ब्लिंक। इसलिए मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस डाले हैं ताकि ना आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है? हम आइज ब्लिंक करते हैं, स्वेटिंग है, सलाइवेशन है, ये सब नेचुरल प्रोसेस है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्सेज हैं आपके। ब्लिंक करना, कोई ज़बरदस्ती ब्लिंक नहीं करवा रहा है, ये कंडीशन करके आपको सिखा के ब्लिंक नहीं करवा रहा है, ये नेचुरल रिस्पॉन्सेज हैं आपके। तो ऑल ऑफ दीज है। विच ऑफ दीज इज एन अनकंडीशनल स्टिमुलस? पेन, फूड, शॉक, ये सब नेचुरल स्टिमुलस है। ठीक है, इनको देख के नेचुरली हमारा रिस्पॉन्स आता है। पेन को देख के नेचुरली हमें दर्द हो रहा है तो हम बैड फील करेंगे। फूड को देख के नेचुरली सलाइवा एक्सक्रीट होगा। शॉक अगर लगेगा तो नेचुरली हमें शिवरिंग होगी या अनकंफर्टेबल फील लगेगा। तो ये नेचुरल स्टिमुलस हैं। ऑल ऑफ दीज आंसर्स है इसका। पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स ऑफन कम टू डिसलाइक इवन द स्मेल ऑफ देयर डेंटिस्ट ऑफिस। ठीक है, अब बताओ, कोई अगर डेंटिस्ट के ऑफिस में जाएगा तो जाते ही उसको उसको अच्छी नहीं लगेगी स्मेल, क्योंकि वो उस स्मेल से यूज टू हो चुका है उस स्मेल से। तो ये क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस है। ठीक है, इस केस में जो स्मेल है वो कंडीशनल स्टिमुलस है, कि स्मेल को देख के अनकंफर्टेबल फील होना, उसको लाइक ना करना, तो वो जो है कंडीशनल स्टिमुलस है। ठीक है, और आपका जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा? कंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा।
उस केस में। You are online one evening when an advert appears showing your favorite movie star wearing a new brand of sunglasses. The advertiser hopes that your positive feelings toward the movie star will make you want the sunglasses. ठीक है, आप कोई सनग्लासेस का ऐड देखते हैं, आपका फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान, जो भी है, उसको देखते हैं आप अपने सनग्लासेस लगाए हुए, तो आपका मन क्या करेगा, आपका मन करेगा सनग्लासेस को लेने का। ठीक है, इन दिस सिचुएशन, उस सिचुएशन में सनग्लासेस क्या है, सनग्लासेस कंडीशनल स्टिमुलस है कि उस सनग्लासेस को देख के आपका मन कर रहा है आपको लेने का, और उन्होंने एडवर्ट इस तरह से दिखाया कि आपका मन करे कि आप उसको खरीदें, तो कंडीशनल स्टिमुलस है सनग्लासेस। Which theory of learning best explains why you might feel frightened sitting in the dentist chair even before you have felt any pain? ठीक है, तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि डेंटिस्ट के चेयर में बैठते ही आपको पेन फील होने लग गया। ठीक है, बिकॉज आपके साथ वैसा एक्सपीरियंस पहले हो चुका है। बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई यू, आपको क्यों डर लग रहा है डेंटिस्ट के चेयर में बैठ के, बिकॉज क्लासिकल कंडीशनिंग है इसमें। ठीक है, आपको पता है, आप एसोसिएट कर रहे हैं, जिसमें हम एसोसिएट करें ना किसी स्मेल को या किसी भी चीज़ को, तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका सेकंड सही आंसर है, द न्यू एसोसिएशन बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स फॉर्म्ड इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज कॉल्ड कंडीशन रिस्पॉन्स। जो भी एसोसिएशन बनता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, आप किसी चीज़ को देख के आप कोई जैसे वो सनग्लासेस का एग्जांपल है, तो उसको देख के आपका ख़रीदने का मन कर रहा है, तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो कंडीशन रिस्पॉन्स है। ठीक है, आप एसोसिएट कर रहे हैं, आपका फेवरेट मूवी स्टार उसमें आ रहा है, आप उसको देख के एसोसिएट कर रहे हैं कि हाँ ये सनग्लासेस अच्छे होंगे क्योंकि आपकी फेवरेट उसका एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, तो उसको देख के जो सनग्लासेस है वो कंडीशनल स्टिमुलस है और आपका जो रिस्पॉन्स है वो कंडीशन रिस्पॉन्स है। तो जो एसोसिएशन बन गया बीच में आपके स्टिमुलस में, स्टिमुलस क्या है सनग्लासेस, और आपके रिस्पॉन्स में, हम उसको क्या बोलेंगे, कंडीशन रिस्पॉन्स बोलेंगे। ठीक है, A researcher trains a dog to salivate to the sound of a bell. Then he turns the light on just before he sounds the bell. अभी क्या था, पहले तो उसको हमने ट्रेन किया था कि जैसे ही बेल बजेगी तो डॉग का सलाइवा आएगा। अभी उन्होंने क्या किया कि बेल बजाने से पहले लाइट को ऑन कर दिया और उसके बाद बेल रिंग किया, तो लाइट ऑन करने पे भी वो ट्रेन हो गया डॉग, वो सलाइवेट करेगा क्योंकि उसको पता है लाइट ऑन होगी तो उसके बाद घंटी बजेगी। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टिमुलस है, सेकंड स्टिमुलस हो गया ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इफ़ ही कंटिन्यूज टू डू दिस अंटिल द डॉग स्टार्ट्स टू सलाइवेट एज सून एज द लाइट्स गो ऑन, ही हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर का कंडीशनिंग हो गया। घंटी वाला था क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके बाद हमने उसमें लाइट भी जोड़ दिया है, तो वो सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग हो गया। What term is given to the finding that a response is reduced if it is no longer strengthened? अभी क्या है कि जैसे हमने घंटे के साथ एसोसिएट किया था फूड को, अब धीरे धीरे क्या किया है कि घंटी तो बज रही है लेकिन फूड नहीं आ रहा है, तो एक बार सलाइवेट होगा डॉग का सलाइवा, एक बार सिक्रेट होगा, 2 बार होगा, लेकिन 3-4 बार करके धीरे धीरे सलाइवा आना बंद हो जाएगा क्योंकि उसको पता है कि अब सिर्फ घंटी बज रही है यार, फूड तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो उस केस में वो एक्सटिंक्शन हो जाएगा कि मतलब चला जाएगा, वो रिस्पॉन्स चला जाएगा, उसका कंडीशन रिस्पॉन्स जो था एक्सक्रीशन ऑफ सलाइवा वो चला जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा, एक्सटिंक्शन मतलब ख़त्म हो जाएगा। What term is applied to the random reappearance of a behavior? फिर से हमने एक्सटिंक्शन के बाद फिर से हमने वही रिपीट करना शुरू कर दिया, घंटी बजाई और खाना लाना शुरू कर दिया, घंटी बजाई और खाना लाना शुरू कर दिया, तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी, मतलब दूसरी बार से ही सलाइवा एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि पहला ऐसे हो चुका है। तो स्पॉन्टेनियस जो सेकेंड टाइम होता है स्पॉन्टेनियस, बहुत जल्दी रिकवरी होती है। ठीक है, देख लेते हैं आप स्किनर ड्रू विच डिस्टिंक्शन। स्किनर ने क्या दिया था, अभी हमने पढ़ा, उन्होंने ऑपरेंट मॉडल दिया था, ऑपरेंट एंड रिस्पोंडेंट बिहेवियर। ठीक है, फोर्थ इसका सही आंसर है, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग एन ऑर्गेनिज्म कम्स टू पेयर अ न्यूट्रल स्टिमुलस विद एन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, receives reinforcement before exhibiting the desired behavior, receives reinforcement after behaving in the desired way। ठीक है,
इसमें इन्होंने क्या कहा था कि आप कोई डिज़ायर्ड वे करते हैं, उसके बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है। जैसे कि उस केस में क्या था, इनका जो एक्सपेरिमेंट था कि पहले लीवर को दबाया था, उसके बाद आपको खाना मिला था। ठीक है, तो पहले इस केस में रिस्पॉन्स हो रहा है और बाद में स्टिमुलस आ रहा है। दिस इज़ द RS थ्योरी। पहले रिस्पॉन्स हो रहा है, उसके बाद स्टिमुलस आ रहा है। पहले आप कोई कुछ भी काम करते हैं, उसके बाद अगर आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है तो आपका मन करेगा करने का, अच्छा नहीं फीलिंग आती है तो आप नहीं करेंगे। तो सी इसका सही आंसर है। अकॉर्डिंग टू स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? नथिंग बट पनिशमेंट, अ बायोफीडबैक, अ विदड्रॉइंग और रिमूवल ऑफ अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है तो ये भी रीइंफोर्समेंट ही, बट इसमें क्या है कि हम उससे इंसान से कुछ ले रहे हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, देखो एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। अगर किसी बच्चे को कुछ होमवर्क करवाने के लिए मम्मा उसको चॉकलेट दे देती है, तो चॉकलेट क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि तुम ये होमवर्क जल्दी से ख़त्म करो, तुम्हें चॉकलेट मिलेगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि उससे वो चॉकलेट ले ली कि जब तक तुम होमवर्क फिनिश नहीं करोगे तुम्हें ये चॉकलेट नहीं मिलेगा। आपने उससे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ले लिया। ठीक है, आपने बच्चे से कुछ ले लिया, उसका फेवरेट टॉय ले लिया, उससे मोबाइल छीन लिया, कि पहले ये काम ख़त्म करो। एक चीज़ याद रखना है, रीइंफोर्समेंट क्या है? बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है कि तुम्हें ये काम करना है तब मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं और क्लियर होगा आपको। इफ़ वी रीइंफोर्स द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स एवरी टाइम इट अकर्स वी आर यूजिंग, अगर हर बार हम उसको चॉकलेट दें, हर बार कोई अच्छी चीज़ दें जब भी वो काम कर रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं कि कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट। हर बार हम उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट। Taking away a child's toy after she has hit her brother to stop hitting him again is an example of, यहाँ पे हमने बच्चे से टॉय ले लिया आफ्टर शी हैज़ हिट हर ब्रदर, ताकि वो अपने भाई को हिट ना करे। ठीक है, हम नहीं चाहते कि वो काम करे, वो उसके बिहेवियर को रोकना चाहते हैं, तो उससे हमने उससे कुछ ले लिया, तो वो है नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिए, नेगेटिव पनिशमेंट है, हमने उससे कुछ ले लिया, उसके बिहेवियर को हम रोकना चाहते हैं। गिविंग अ स्टूडेंट एक्स्ट्रा होमवर्क आफ्टर दे मिसबिहेव इन द क्लास, अब भी हमने बच्चे को बोल दिया कि अब जैसे अगर बच्चे किसी को मारा है तो या तो तुम अपना रूम क्लीन करो, हमने कुछ काम दे दिया, ये एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, तुमने मिसबिहेव किया है तो वो है पॉजिटिव पनिशमेंट। आपने कुछ दिया है उसको, उसके बिहेवियर को रोकने के लिए, उसके मिसबिहेव को रोकने के लिए, तो ये है पॉजिटिव पनिशमेंट। ठीक है, अभी बताओ मुझे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डैश द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट डैश द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट हमेशा क्या करेगा, मैंने आपको बताया अभी, इंक्रीज़ करेगा द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर। आपका जो उसका बिहेवियर है उसको आप मजबूत कर रहे हैं कि आपको ये काम करना है, आपको कुछ करवाना है उनसे। ठीक है, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन करने के लिए दिया जाता है, मजबूत करने के लिए दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। पॉजिटिव पनिशमेंट, पनिशमेंट किस लिए दिया जा रहा है? बिहेवियर को वीकेन करने के लिए। पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट दोनों वीकेन करने के लिए दिया जा रहा है कि आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, स्टॉप करने के लिए। टेकिंग अवे अ पर्सनस कार्स आफ्टर दे हैव बीन कॉट स्पीडिंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ, बताओ, एक बंदे की कार ले ली क्योंकि वो तेज़ चला रहा था, ओवर ड्राइविंग कर रहा था। ठीक है, तो ओवर ड्राइविंग वो ना करे, आपने उससे कुछ ले लिया, ले लिया मतलब नेगेटिव है, और उसको आपको रोकना है गलत काम करने से, तो वो पनिशमेंट है। उसके बिहेवियर को आपको रोकना है, पनिशमेंट है, नेगेटिव पनिशमेंट है। ठीक है, द कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज जनरली यूज्ड। कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट हम कब करते हैं? यूजुअली अर्ली स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग में करते हैं। ज़िंदगी भर तो आप किसी को चॉकलेट नहीं दे सकते ना काम करने के लिए। शुरुआत में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम अर्ली स्टेजेस में आपको रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको खुद से इंटरेस्ट उसमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको बच्चे को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो उसमें चला जाए। हर बार आप रिवॉर्ड नहीं देंगे, सिर्फ अर्ली स्टेजेस में आप रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, व्हाट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? अब बताओ, अब तो इतने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, आपको याद हो जाना चाहिए। पनिशमेंट विच रीइंफोर्सेस बिहेवियर, any consequences where something pleasurable is added,
punishment which discourages behavior, any consequences where something pleasant is taken away. ठीक है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मैंने आपको क्या बताया है, आपको कुछ अच्छा आपने उससे ले लिया, ठीक है, चॉकलेट ले ली, फेवरेट टॉय ले लिया, कार उससे ले ली, तो ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एनी कॉन्सिक्वेंस वेयर समथिंग प्लेजेंट इज, आपसे कुछ अच्छा आपका ले लिया, वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि आप ये काम पूरा करो तभी आपको बच्चे को मोबाइल मिलेगा, ये काम पूरा करो तभी आपको चॉकलेट मिलेगी, उससे आपने कोई चीज़ ले ली, तो वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। व्हाट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? एनी कॉन्सिक्वेंस वेयर समथिंग प्लेजरेबल इज एडेड, कुछ आपने अच्छा ऐड किया है, कुछ रिवॉर्ड दिया है, तो वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए क्या ट्रू नहीं है? इट इज़ बेस्ड ऑन द consequences of actions, it is based on voluntary behavior, it is based on innate behaviors, it does not use unconditional response। तो it is based on innate behavior। innate behavior पे तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग? इट इज़ बेस्ड ऑन innate behavior, innate behavior पे नहीं है, बाकी सब केसेस उसमें है। ऑपरेंट कंडीशन में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस पे, वॉलेंट्री बिहेवियर भी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्सेज भी, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा तो आप करोगे, आपका खुद का मन है तो आप करोगे, वॉलेंट्री बिहेवियर है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस भी है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है कि आपको अच्छा लग रहा है तो आप खुद से वो चीज़ करोगे, ठीक है। विच कैटेगरी डज द एज ग्रुप 1 to 6 बिलोंग्स टू? इसमें से बताओ कौन सा 1 से 6 के बीच में होता है? आइकॉनिक, सिम्बॉलिक, टेक्टाइल, इनएक्टिव, ठीक है। इनएक्टिव जो है आपका सिर्फ 0 से 1 ईयर्स तक होता है, 1 to 6 ईयर्स तक आपका आइकॉनिक स्टेज चलता है, जो पिक्चर्स के थ्रू बच्चे जल्दी सीखते हैं, और 6 साल के बाद आपका ज़िंदगी भर जो है स्टेजेस है 7 एंड अबव जो आपका है वो है सिम्बॉलिक, लैंग्वेज बेस्ड है, सिम्बल्स के बेस पे आप रिकग्नाइज करते हो लैंग्वेज को और नॉलेज को गैदर करते हो, ठीक है। विच कैटेगरी इज लैंग्वेज बेस्ड? अभी बताओ, सिम्बॉलिक, ठीक है। आइकॉनिक, सिम्बॉलिक, विजुअल, इनएक्टिव, सिम्बॉलिक इज द लैंग्वेज बेस्ड। विच एज ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्टिव थ्योरी? बताओ, 7 and up, 1 and 6, 13, 18, 0, 1 कौन सी है? इनएक्टिव है, ठीक है। 7 अब कौन सी है आपकी? लैंग्वेज बेस्ड है। 1, 6 कौन सी है? आइकॉनिक है। तो 13, 18 का ऐसा उन्होंने कुछ नहीं दिया था, तो 13, 18 इसका नहीं है आंसर, मतलब करेक्ट आंसर है 3। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम क्या है? जहाँ पे बच्चे खुद से नॉलेज एक्वायर करते हैं, खुद से अपने एक्सपीरियंस से। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, खुद से एक्सपेरिमेंट करके, खुद से चीज़ों को सीख के, अपने आसपास की चीज़ों से खुद से नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। तो इस ऐसे केसेस में लर्निंग क्या है? एक्टिव है। आप एक्टिव रहेंगे तभी ना कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर है लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? ठीक है, अभी कॉलर ने क्या दिया था? अभी मैंने आपको बताया था जेस्टॉल थ्योरी दी थी। जेस्टॉल थ्योरी किसने दी थी? कॉलर जी ने दी थी। सी इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, हु इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनसाइट लर्निंग? किसने दी थी? वॉल्फगैंग कॉलर ने दी थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये थी कुछ थ्योरीज जो मैं आज आपको बताना चाहती थी। इन थ्योरीज में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। थ्योरीज के लिंक मैं नीचे आपको दे दूँगी, आप एक बार रिवाइज कर लेना। जस्ट एक बार आप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं, आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लिए और आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी, ठीक है, किस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किसने रैट पे किया था, किसने कैट पे किया था, किसने डॉग पे किया था, वो थोड़ा बेसिक आपको एक बार ना एक रजिस्टर पे लिख के, खुद से लिख के देखने की कोशिश करना। हर एक्सपेरिमेंट के बारे में खाली 2-2, 3-3 लाइनें लिख के देख की कोशिश करना। आपके जो कन्फ्यूजन्स है ना, एक बार ये कन्फ्यूजन रहता है किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी, किसने कौन सी थ्योरी दी थी, वो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो नहीं रहेगा। एक बार किसी पेज पे 2-3 लाइनें हर थ्योरी के बारे में लिखने की कोशिश करना कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट कहाँ का है, किसने कौन सी थ्योरी दी थी, ठीक है, और किसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट तो आपको याद रह ही जाएगा, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है, किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था और मेन फाइंडिंग्स क्या थी उसकी एक्सपेरिमेंट की। ये 4-5 लाइनें आप एक पेज पे लिख के देखने की कोशिश करना। आई एम श्योर आपको 100% चीज़ें याद हो जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर 3rd चैप्टर। अभी जल्दी से मिलेंगे एक नए चैप्टर यूनिट 4 के साथ। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।